अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद और आप देख रहे हैं बोलो न्यूज़। मेरे साथ मेरे दोस्त इकराम राजा मौजूद हैं और इस वक्त मुल्क में हालात ये हैं कि एक साइड पे इमरान ख़ान साहब का यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो चल रहा है और दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में एक नए आर्मी चीफ़ का तैनाती जो है वो होने जा रही है। जो इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो अपने अलविदाई दौरे जो हैं वो कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुंच चुका है और इंडिया जो है वो बाहर हो चुका है। तो इन तीनों बातों पे मैं और इकराम आपसे गपशप करेंगे और क्रिकेट का बाद में करते हैं, थोड़ा सा सीरियस बातें स्टार्ट में हों फिर क्रिकेट का आखिर में करते हैं। तो इकराम, काफ़ी दिनों से ये लॉन्ग मार्च कभी शुरू हो जाता है, कभी ख़त्म हो जाता है, कभी शहर बंद हो जाते हैं, पिंडी बंद कर देते हैं, कभी कौन सा रास्ता, कभी मोटरवे बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं। तो आखिर ये मामला पहुंचा कहाँ पे है अब? अच्छा, सबसे पहले तो साके पार्लियामेंट हाउस में यहाँ पे जहाँ पे आप लॉन में बैठे हैं बड़ा अच्छा मौसम है और ऐसा लग रहा है कि मौसम जो है वो करवट ले रहा है। बदल चुका है। एक तो होता है तब्दीली आ रही, तब्दीली आ चुकी है। ठीक है। तो सियासी जो ऐवान है पार्लियामेंट के अंदर की अगर हम बात करें उसमें तब्दीली की कोशिश जो है इमरान खान कर रहे हैं, कोशिश शहबाज शरीफ ने और पीडीएम ने कोशिश की और उनकी काविशें तो रंग ले आई। आज वो बैठे हैं अंदर, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर जो कौमी असम्बली है वहाँ पे तो रौनक नहीं होती, सेनेट में अलबत्ता रौनक है, वहाँ पे अपोजिशन भी बैठी है। और इमरान खान साहब कौमी असम्बली की बजाय इस ऐवान के जो हमारे बिल्कुल राइट साइड पे मौजूद है, ठीक है, गुजरात से आज आ रहे हैं। हमारे सामने पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने डी चौक है, कुछ ही फरलॉन्ग के फासले पे। तो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी तो यहाँ पे डी चौक आने की है, ठीक है, लेकिन इसको उन्होंने, अब मेरा ख्याल है 27 या 28 अक्टूबर को निकले थे वो, और आज 11 नवंबर है। ठीक है। बीच में एक अनसर्टन इशू हुआ बदकिस्मती से कि गोलियां चली जो कि नहीं होना चाहिए था। उसका इल्ज़ाम किस पे है वो बाद की बात है, लेकिन बहरहाल वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब इमरान खान जो हैं वो एक बार फिर से आ रहे हैं और वो रावलपिंडी से निकलेंगे, जबकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो है वो गुजरात से आज आ रहे हैं। अलबत्ता इमरान खान भी खिताब जो है ऑनलाइन वो कर रहे हैं। उनके खिताब में जो टोन है वो अभी तक उसको देखा जाए, उसका एनालिसिस जो मैंने किया है उससे लगता यही है कि अभी कोई बात बनी नहीं है इमरान खान की। और दूसरी तरफ एक तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी था कि शायद जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है वो रुक जाएगी, और जैसा कि इमरान खान इन ख्यालात का इज़हार कर रहे थे कि अगर बाजवा साहब कुछ देर रुक जाते हैं, इलेक्शंस हो जाएं, जो नई हुकूमत जो भी आती है उसके बाद अगली हुकूमत तैनाती करे। अच्छा, तो अब ऐसा चांसेस बजाय नज़र नहीं आती। एक बात तो मतलब क्लियर हो चुकी है कि आर्मी चीफ जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, और एक बड़ी तैनाती हुकूमत करने जा रही है। ये देखने का अब ये इंतज़ार है कि आर्मी चीफ कौन बन रहा है, ये सवाल रह गया। ये अब सवाल नहीं रहा कि आर्मी चीफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है। अब उसमें तो मैं आपका भी इनपुट लूँगा, आप क्या समझते हैं, और फिर मैं अपना भी दूंगा। ठीक है। लेकिन जो इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। वो आर्मी चीफ की तैनाती रोकना वो भी नहीं चाहते। वो एक नाम है, वो उस नाम को इस वक्त हॉट फेवरेट नाम है वो, ठीक है, और उस नाम को आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। और इमरान खान उस हॉट फेवरेट नाम को हटाने के लिए ये सारी स्ट्रगल कर रहे हैं। और गो कि उनकी, मैं ये तो नहीं कहूँगा सारी स्ट्रगल ये है, मेन स्ट्रगल तो उनकी इलेक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन फिल वक्त इस वक्त इलेक्शन से भी बड़ी उनकी जो उनकी जो ये लॉन्ग मार्च के पीछे छुपी जो ये स्ट्रेटजी है, हाँ, वो उस नाम को फिल फॉर आर्मी चीफ ना बनने देना। देखें इकराम, मैं अपने नाजरीन के लिए दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि इकराम ने जो ये ज़ोर दे के बात की है ना कि खान साहब तो 2-3 मतलबात हैं उसके, लेकिन जो सबसे बड़ा उनका जो मकसद है इस लॉन्ग मार्च का या ये सारी स्ट्रगल करने का, वो चाहते हैं कि जो सबसे मोस्ट फेवरेट नाम है वो किसी तरीके से निकाला जाए या उसको साइड लाइन किया जाए। और मैं अपने चले, बहुत सारे लोगों को शायद समझ ना आ रही हो, खुल के बात नहीं होती, जारी बात है कि हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं कि यहाँ पे जो बाजार चल रहा है जिस तरीके से,
वो एक फार्मूला बनाया गया कि जो इस वक्त सबसे सीनियर तरीन जो जनरल्स हैं, ठीक है, उसमें से नाम को पिक किया जाए, ठीक है, और वही फेवरेट भी आ रहे हैं, ठीक है। अब इमरान खान उस सीनियर तरीन जो जनरल हैं उनकी राह में रुकावट बन रहे हैं, और वो समझते हैं कि उनको, हाँ, इमरान खान पहले, जो कि इमरान खान का ख्याल था कि जो फैज़ हमीद जो उनके फेवरेट हैं, इमरान खान सबके फेवरेट होते हैं, हाँ, हाँ। जैसे इस वक्त फेवरेट जो हमने नाम बताया वो हैं, तो आर्मी चीफ अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त होते तो आर्मी चीफ फैज़ हमीद एक नाम फेवरेट नाम होते। ठीक है। इमरान खान पहले तो जब वो कहते थे कि जी मुझसे कंसल्ट करके आर्मी चीफ बनाया जाए, और उनकी कोशिश थी, वो अपनी लॉबी भी कर रहे थे, वो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, और इसी के पीछे फैज़ हमीद को बनाने का ही उनका माइंडसेट था कि वो ये कह रहे थे कि अभी फ़िलहाल जनरल बाजवा को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, पहले इलेक्शंस हों। उनका माइंड यही था कि अगर पहले इलेक्शन हो जाए तो फिर उनको, इस वक्त तो आप भी कवर करते हैं, मिल जाएगी। हाँ, आप भी कवर करते हैं, मैं भी कवर कर रहा हूँ, ये एक हकीकत है। हाँ। अभी अगर इलेक्शन होता है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा, ठीक है, और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर अगर होगा तो फिर आर्मी चीफ किसको बनाएंगे? वो फैज़ हमीद को बनाएंगे। तो इमरान खान का ये एक स्ट्रेटजी थी कि जनरल बाजवा, इसीलिए वो कहते थे कि अभी आर्मी चीफ को नहीं जाना चाहिए, अभी आर्जी तौर पे उनको थोड़ी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, और नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत, नया वज़ीर आज़म करे, वो अब पूरा नहीं हो रहा। तो अब फैज़ हमीद के नाम से वो भी विड्रॉ कर चुके हैं। अब इमरान खान, जो शहबाज शरीफ ने, आपको याद होगा, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि हम बैठ के कोई फैसला कर लें। हाँ। ये प्रपोजल इमरान खान की तरफ से उन्होंने कहा, ये प्रपोजल नहीं है। मुझे लगता है कि इमरान खान इस बात के ऊपर, चूँकि इमरान खान जब भी डायलॉग की बात होगी तो इमरान खान इसके ऊपर बात करेंगे, और इमरान खान ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि गवर्नमेंट अपने नाम से विड्रॉ करे और मैं अपने नाम से विड्रॉ करूँगा, यानी कि जिसको इमरान खान समझते हैं कि ये नाम मुझे कबूल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फैज़ हमीद नून लीग को कबूल नहीं है। हाँ। इसी तरह इमरान खान को जो नाम, अब नाम ले ही लेते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से हम फैज़ हमीद का नाम लेते हैं, आसिम मुनीर का नाम बात हो रही है, तो आसिम मुनीर जो हैं वो इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। अब इमरान खान चाहते हैं कि मैं फैज़ हमीद का नाम छोड़ दूं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं आसिम मुनीर का नाम छोड़ दें, तो कौन बचता है फिर? सही बात है। तो जो सेकंड नाम है वो आते हैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और उसके बाद थर्ड पे फिर वो जो हैं दो और जनरल्स हैं, अज़हर अब्बास और नोमान। ठीक है। ये 2-3 नाम बचते हैं। हाँ। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अज़हर अब्बास जो है वो, अगर कॉम्पिटेंसी को देखा जाए तो वो भी एक अच्छे ऑफिसर हैं और उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है। लेकिन जो मुझे लगता है साहिर शमशाद मिर्ज़ा, अगर कोई इमरान खान कामयाब हो जाते हैं आसिम मुनीर को, चूँकि अभी हॉट फेवरेट आसिम मुनीर ही है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग मार्च जैसे जैसे करीब आता जाएगा, देखें अभी तक तैनाती क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं की गई, हो जानी चाहिए ना, 15 दिन तो रह गए हैं। तो अभी तक तैनाती ना होने के पीछे भी जो सोच है वो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट भी, यानी कि फ़ौज भी और हुकूमत भी इस बात से डर रही है कि कहीं नया चीफ मुतनाज़ ना हो जाए। अच्छा। तो इमरान खान के साथ बातचीत चल रही है, और उस बातचीत के बाद एक जो नाम दिया जाएगा, मुझे लगता है अगर बातचीत कामयाब हो गई तो फिर आसिम मुनीर नहीं होंगे आर्मी चीफ। अच्छा। अगर बातचीत कामयाब हो गई, एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और हुकूमत की जो तीनों की अगर जो बातचीत पर्दा बातचीत तो चल रही है, ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है इमरान खान के साथ, ठीक है, तो उसमें अगर कोई कामयाबी मिलती है तो खान साहब फिर कामयाब हो जाएंगे, फिर खान साहब कामयाब हो जाएंगे, और खान साहब आसिम मुनीर चीफ नहीं बनेंगे, फिर साहिर शमशाद मिर्ज़ा और अज़हर अब्बास में से एक नाम को, मुझे लगता है साहिर शमशाद चूँकि सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है, तो एक जो फार्मूला उन्होंने बनाया था, गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने भी रेकमेंड किया था कि आप जो कॉम्पिटेंट, जो सीनियर मोस्ट है उसको बनाएं, ठीक है, तो सीनियर मोस्ट के ऊपर चूँकि वो डिस्प्यूटेड हो गया नाम, तो फिर सेकंड सीनियर मोस्ट जो है उन्हीं का नाम आना चाहिए। लेकिन एक और सवाल जो आम लोगों के जहनों में आ सकता है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल, मैं जनरली आम पब्लिक के लिए बात कर रहा हूँ, कि लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि यार अगर अभी तैनाती पहले से हो जाती है, एक नाम ले लिया जाता है हुकूमत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि यार बस ये हमारा नया अगला आर्मी चीफ होगा, तो ये ख़त्म नहीं हो जाएगा ये जो क्यास है? ये हो जाएगा, लेकिन देखें, मैंने कहा ना कि इमरान खान को ऑब्जेक्शन ही आसिम मुनीर के नाम के ऊपर, वही बात है। तो इमरान खान, आपको पता है इमरान खान अभी तो खुल्लम खुल्ला वो एक फ़ौजी अफसर का नाम ले रहे हैं कि उसका नाम FIR में डालें, ठीक है, और फिर इमरान खान ने DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से जवाब दिया, वो लगी लिपटी के बगैर उन्होंने नाम लिया कंटेनर से। अब लॉन्ग मार्च का आगाज़ लिबर्टी से हुआ, तो आगाज़ भी उन्होंने कहा DG कान खोल के सुन लो,
तो फिर अगर वो क्या रियासत की क्या उसमें रह जाएगी कि जब इमरान खान नए आर्मी चीफ को भी कहें कि आप भी ज़रा कान खोल के सुन लें, हमारे खिलाफ आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और फिर वो उनको उनके उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दें, तो इस तरह की कोई चीज़ें। और फिर माजी में ये ख़बरें कुछ आई भी हैं इस तरह से कि जब वो ISI चीफ थे आसिम मुनीर, तो उन्होंने इमरान खान की फैमिली के अंदर से कुछ, जो कि उनका मैंडेट नहीं है मैं समझता, गो कि इमरान खान माजी में कहते रहे कि ये DGI का काम की बात करें, जो कि उस वक्त थे ना आसिम मुनीर, उस वक्त DGI थे जब फैज़ को हटाया गया, तो उससे पहले फैज़ को लगाया गया, जब उनको आसिम मुनीर को हटा के फैज़ को लगाया गया था। ठीक है। तो जब वो आसिम मुनीर ISI चीफ थे, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो ये कहा जाता है कि आसिम मुनीर ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स फैमिली के बारे में दी थी, बुशरा बीबी के बारे में, और फिर उस्मान बुज़दार और फ़रा के बारे में, जो कि बाद में फिर ये ख़बरें आई भी, तो उसके ऊपर इमरान खान नाराज़ हो गए थे उनसे, ये ख़बरें आई हैं, और इख्तलाफ वहीं से शुरू हुआ। उसी के बाद से वो उनकी पसंद के नहीं रहे, और फिर फैज़ हमीद को अपनी पसंद पे वो ले आए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ था जो हम चाह रहे थे कि आपके साथ ही बात करें, लेकिन एक और बात है, ये जो लॉन्ग मार्च है इसके मामले पे ना, ये तमाम तर सिचुएशन में मोटरवे को भी बंद किया गया, और इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी शाहराह है एक्सप्रेसवे, वो भी एक टाइम पे बंद रही, फैज़ाबाद भी बंद रहा, उसके बाद शमशाबाद भी बंद रहा, जिसकी वजह से रावलपिंडी के शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो एक रिएक्शन भी आया लोगों की जानिब से, तो आप ये समझ रहे हैं कि उस रिएक्शन की वजह से कुछ लोगों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया कि यार ये जगह जो अब खोलनी चाहिए, ताकि जो लोगों की जो एक किस्म की गुस्सा है लोगों के ज़हन में वो ख़त्म हो सके। देखिए ये गलत है, सड़कें बंद करना जब TLP वाले करते हैं तो हम सब उसको बुरा भला कहते हैं। ठीक है। अब ये मेन स्ट्रीम सियासी जमातें अगर करें तो ये कोई जायज़ तो नहीं हो जाता ना। बिल्कुल भी जो काम TLP के लिए, मजहबी जमातों के लिए नाजायज़ है, हाँ, वो सियासी जमातों के लिए जायज़ कतई तौर पर नहीं हो सकता, वो सबके लिए नाजायज़ है। सही। और ये तो देखें, आपने और मैंने एक शुरू से ही एक बेसिक जब इस्लामियात पढ़ना शुरू की, चूँकि हम मुसलमान हैं तो हमारी एथिक्स इस्लामियात के ऊपर खड़ी हैं, वरना तो सारी मज़ाहिब में, तमाम मज़ाहिब में इसी तरह की तालीमात है। ठीक है। कि आपने किसी का रास्ता नहीं रोकना, तंग नहीं करना लोगों को। एक आदमी दफ्तर जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मरीज हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनका रास्ता रोक के आप अपना प्रोटेस्ट करें, आप अपना हक मांग रहे हैं ना। ठीक है, उनका हक कहाँ पे? यस, आप अपना हक, किसी का हक रोक के मांग रहे हैं। आज साकिब कह रहा है कि जी मुझे फलां मेरा हक दिया जाए, और इकराम का हक मार के साकिब अपना एहतजाज कर रहा है। सही बात। तो फिर ये तो जायज़ नहीं है। देखो, ये हम बात इसलिए इस अपने व्लॉग में इसलिए शामिल कर रहे हैं कि हमें अंदाज़ा है हम साफ़ी हैं, जिधर भी रास्ता बंद होता है तो हम कवर करते हैं, और हर किस्म के मौसम में हम कवर करते हैं, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम कवर करते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, देखते भी हैं, और उस वक्त वो बड़ा लोगों के लिए मुश्किल होता है। कई लोग उसमें फिर उनका लॉस हो जाता है। मसलन एक मरीज है, उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है यार, ठीक है, तो उसको नई टाइम पे पहुंचाया जाएगा हॉस्पिटल, तो वो बेचारा मर जाए। ये इसलिए हम बात करें, हमारे नाजरीन को भी ये पता होना चाहिए कि फैज़ाबाद जैसे मेन जगह को आप जब बंद करते हैं तो आप यकीन मानिए यहाँ पर लाखों लोग इस्लामाबाद और पिंडी में कनेक्टिविटी रुक जाती है। हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे पिंडी से इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद से पिंडी आते जाते हैं अपने मुलाजमतों के हवाले से। जब सुबह लोग आते हैं वहाँ से पिंडी से, तो शमशाबाद अगर बंद हो। और अहम बात आपकी बात, ये चीज़ें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान माजी में करते रहे, और इमरान खान तो हमेशा से तब्दीली की बात करते हैं ना, और इमरान खान तो पाकिस्तान और आम लोगों की बात करते हैं। जब भी उनकी तकरीर सुने वो कहते हैं जी ये पार्टियां माफिया हैं, आम आदमी को लूटा है, आम आदमी को मैं कुछ दूंगा, मैं तब्दीली लाऊंगा, और वो एथिक्स की बात करते हैं। इमरान खान अपनी तकरीरों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सीरत की अथॉरिटी बनाई उन्होंने, रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी। लेकिन देखिए ना, एक बंदा फिर तबलीग इस तरह कर रहा हो, वाइज कर रहा हो, लेकिन अमली तौर पर अपने कारकुनों को एहतजाज का ये तरीका बता रहा है जो माजी में सारी सियासी जमातें कर रही हूँ, तो फिर तब्दीली कौन सी आई? ये खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हाँ, ये इनका ना जो तजाद होता है ना अमल और बात करने का, वो बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरा ये फाइनल पॉइंट मेरा है कि मैं एक मतलब अगर मुझे सुनने वाले कोई, अगर कोई सियासी जमात के कारकुनान अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा एक मशवरा है बतौर जर्नलिस्ट, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेंस है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि हमेशा अपनी सियासी क़यादत को ये मशवरा दिया करें
कि प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा राइट है, लेकिन दूसरे लोगों का रास्ता रोक के उनका हक मार के अपना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल साइड पे ग्राउंड में करेंगे, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर खड़ेंगे, सड़कों के साइड पे होकर खड़ेंगे, लोगों को रास्ता देंगे, ठीक है, उसके बाद अपना प्रोटेस्ट भी करेंगे साथ। बिल्कुल यही तरीका होना चाहिए। और मैं उसकी एग्जांपल दे रहा था पीपल्स पार्टी का। अब से कुछ माह पहले जब यहाँ पे लॉन्ग मार्च हो रहा था जो सिंध से शुरू हुआ, तो हमने देखा कि वो यहाँ पर पहुँचे डी चौक में, उन्होंने जलसा टाइप किया। लॉन्ग मार्च यहाँ पे पहुँचा, उन्होंने अपनी तकरीरें की और बिलावल भुट्टो ने उसमें तकरीर की, सब ने तकरीरें की, लेकिन वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। उन्होंने न किसी का रास्ता रोका, न कोई गमला तोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा जो था मौलाना फजल रहमान का, पिछली हुकूमत में हमने सब ने कवर किया उसको। उन्होंने एक ही रास्ता बनता उस टाइम हमें याद है, और वो था ये जो कश्मीर हाईवे है, और बाकी जो मामलात थे वो तकरीबन खुले हुए थे। दीगर इस्लामाबाद के रोड्स या रावलपिंडी के रोड्स खुले हुए थे। गो के मौलाना फजल रहमान उस टाइम पे धमकियाँ दे रहे थे, सब कुछ एक उनकी ज़बान वो जो लहजा था वो सख्त हो चुका था, लेकिन बाकी मामलात जो थे वो इतने नॉर्मल थे। इस तरह की सूरत हाल नहीं थी कि आप मोटरवे को बंद करें, आप बाकी जो मरी रोड है उसको बंद करें, एक्सप्रेस वे को बंद करें, तो ये थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम अब सीरियस होने की बजाय अब क्रिकेट पे आ जाते हैं, जो आपका टाइम बहुत ऊपर चला गया, जल्दी से उस पर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो कहीं पे भी नहीं दिख रही थी हमें, और अचानक अब हम फाइनल में पहुंचे हैं और साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा के हम आगे आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हम चाहते थे, और ज़्यादातर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो हमारा एक दफ़ा फिर सामना करे या हम उनका सामना करें फ़ाइनल में, तो मज़ा आएगा। लेकिन इंग्लैंड ने जो दिखाया है कल, जिस तरीके से उन्होंने हार्ड हिटिंग की है, लाजवाब था वो। मैं कहता हूँ कि लाजवाब मैच खेला, बड़ी प्लानिंग के साथ खेला है। हाँ। असल में जो कामयाबी उनकी नज़र आई है मुझे, उनके कैप्टन की कैप्टनसी है। हाँ। उसने यूटिलाइज बॉलर्स को बेहतरीन किया, ठीक है, उसमें फील्ड अरेंजमेंट बेहतरीन लगाया, और उसने जब वो खुद बैटिंग के लिए आया, कैप्टन खुद ओपनिंग में आया, हाँ, तो उसने बिल्कुल मतलब एग्रेसिव क्रिकेट खेली। देखें उन्होंने ना बड़े दलेराना तरीके से क्रिकेट खेली, ऐसे खेल रहा, ऐसे लग रहा था जैसे ये पहली बारी खेल रहे हैं। मतलब चेज में हमने हमेशा देखा है कि, और सेमीफाइनल इतना बड़ा मैच, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंड तक मैच जाएगा और कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई क्लब की बॉलिंग है और उसको इंटरनेशनल प्लेयर छक्के और चौके बाउंड्री ऐसे ही खेल रहे हैं, 2 बॉलें तुम खेलो, 2 बॉलें मैं खेलता हूँ, बस तुम भी मजे लो मैं भी मजे लूँ, इस तरह की बैटिंग चल रही थी। इंग्लैंड ने कल जो खेला है ना, उन्होंने जैसे आप अगर किसी आम बॉलर को एक टांग साइड पे करके सीधा बिल्कुल स्ट्रेट खेलते हैं, ये कोई बड़े अच्छे तरीके से। और उसमें मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा, मैं हमेशा कहता हूँ, बल्कि जब भी मुझसे पूछा जाए अगर, तो मैं ये बात करता हूँ कि इंडिया हमेशा बॉलिंग की वजह से आ रहा है। सही है। इंडिया बैटिंग की वजह, देखें कल इंडिया ने शुरू में जो टॉप ऑर्डर इंडिया का था वो लड़खड़ा गया था, ठीक है, लेकिन पांड्या ने आकर जिस तरह हार्ड हिटिंग की है, आखिर में उनका स्कोर काफी ज्यादा हो गया था, 168, वो 170 था, समझ लें 169 170, मतलब ठीक है, दैट वाज अ गुड टोटल। बट इंडियन बॉलर्स ने पैथेटिक शो किया है। उनसे बॉल सही, उन्होंने यार देखें, वो आपको टांग आगे कर करके लेग साइड पे छक्के मार रहे हैं, और आप वापस पीछे बॉल करा रहे हो उनको। अपनी लेंथ चेक करें आप, सही बात, आप उनको वो बॉल करा ही नहीं रहे जिस पे वो फंसेंगे। आपने शाहीन शाह को बॉल करते देखा है, वो जिस तरह से आगे फेंक के अंदर बॉल करता है, ठीक है, ये बॉल कराने थी उनको। सही बात। और अगर पेस नहीं है तो फिर तो आपका मतलब वो भुवनेश्वर कुमार है, उसका पेस ही नहीं है। शामी का पेस है भी, तो शामी जब आया बॉलिंग करवाने तब तक तो टीम वैसे ही मोरली डाउन हो गई। शामी को मुझे लगता है अगर वो भुवनेश्वर को मार पड़ रही थी तो शामी को जल्दी लेके आना चाहिए था। और वो जो नए आदमी हैं जो उनके वो सिख हैं, उनका अर्शदीप नाम है, वो अच्छे बॉलर है, मैं उनको अच्छा रेट करता हूँ, लेकिन अंडर प्रेशर नजर आई। शायद भुवनेश्वर पे मार पड़ने के बाद उनको प्रेशर है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना इंडिया की इस दफ़ा वर्ल्ड कप की बॉलिंग बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, कोई बुरी बॉलिंग नहीं की है, लेकिन कल मुझे पहले ही ओवर से वो अंडर प्रेशर नजर आए। आप मुझे ये बताएं, भुवनेश्वर कुमार ओवर कर रहा है और आप विकेट कीपर को आगे लेके आ जाते हैं, आप बैट्समैन को मौका देते हैं कि यार वो बस आराम से खेले, उसको आपने चलो उनको क्रीज तक महदूद कर दिया है, वो आगे नहीं जा सकता, लेकिन वो आखिर तक देख रहे थे कि बॉल ये कहाँ पे आ रही है। अगर विकेट कीपर पीछे रहता, वो खुलकर शॉट खेलते, तो ये मौका था आपके पास कि गेंद अचानक स्विंग होती, अंदर आती, वो बोल्ड कर सकते थे, LBW कर सकते थे। लेकिन जब विकेट कीपर ऊपर आया तो उनको ये मौका मिला कि यार वो आप थोड़ा रिलैक्स होके खेलें और गेंद को आखिर तक देखें,
और वहाँ से फिर उनका जो, बल्कि देखे ना कि भुवनेश्वर एक बेसिकली स्विंगर है। हाँ, स्विंग करता है, आउट स्विंग अच्छा करता है, हाँ हाँ, इन स्विंग भी करता है। हाँ, मुझे लगता है कि विकेट कीपर के ऊपर लाने की बजाय अगर वो विकेट कीपर को पीछे ले जाते ये और मैं कह दो रहा हूँ। स्लिप में देते, ये बात तो है। उसका हो सकता है एज भी निकलता। हाँ, अगर वो आउट स्विंग करके एज भी लग सकता था। यस यस, और भुवनेश्वर विकेट लेता भी है ऐसे। हाँ, इसी तरीके से। इंडिया का एक और मैंने देखा कि इस वर्ल्ड कप में उनके वो अच्छे बॉलर जो हैं, जो बुमराह नहीं थे, दूसरा इन्होंने वो जो इनका स्पिनर है एक दूसरा, क्या नाम है उसका, चाहल नहीं था। चाल भी नहीं था, एक दूसरा इनके पास है वो लड़का भी नहीं था। तो मैं कह रहा हूँ कहने की वो है कि ये इनसे या तो गलती हुई है। हाँ, और दूसरा एक और चीज़, इनके ओपनिंग में मैंने देखा इंडिया का वो केएल राहुल अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन लगता है कि बड़े मैच में वो प्रेशर ले रहे थे। वो इतना अच्छा प्लेयर है, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आता है वो बोल्ड हो जाता है, विकेट आउट होता है जब भी आता है। आप इसको देखें। इसी तरह कल के मैच में वो आया, वो एकदम विकेट दे गया, उसकी वजह से रोहित के ऊपर भी प्रेशर आया। रोहित ने प्रेशर रिलीज करने के लिए कुछ शॉटें मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मारी गई उससे। देखिए, मैं एक बात मैं ना बार करता हूँ, वो ये है कि जब से शाहीन अफरीदी ने इनको बोल्ड किया है ना तब से ये लोग प्रेशर से नहीं निकले। और स्पेशली जिस ओपनर की आपने बात की, जी। उस दिन जब शाहीन अफरीदी पहले मैच में फिट नहीं थे इंडिया के खिलाफ, लेकिन ये लोग उस दिन भी इतना डरे हुए थे कि शाहीन अफरीदी के आम बाल को भी वो ऐसे रोक कर खेलते थे कि अचानक कहीं स्विंग ना हो जाए, इन स्विंग ना हो जाए। तो ये एक प्रेशर होता है। शाहीन ने बड़े अरसे बाद कमबैक किया था इंजरी के बाद। मैं देख रहा था इनके पास मौका था। उनके पास मौका था, उसको हिट मारते और उसको ना लाइन पे आने देते। ठीक है। और वो लाइन पे नहीं भी आया था, वो लाइन पे आया ही नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, रिस्पेक्ट के तौर पे उसको छेड़ा नहीं। रिस्पेक्ट भी दी है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, वो घबराए हुए भी थे कि अचानक ऐसा ना हो कि कोई तेज गेंद आए और इन स्विंग हो ऐसे ही। हाँ, तो उसी दिन भी वो अब मुझे लगता है अगर आप फाइनल के, मुझे लगता है बात कर लेनी चाहिए। इंडिया का तो जो हुआ, टाइम हमारा ज्यादा हो गया है। तो फाइनल में मुझे लगता है कि जिस तरह से इंग्लैंड के ओपनर्स ने इंडिया को मारा है, वैसे पाकिस्तान को नहीं मार सके। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मारेंगे तो आउट होंगे। हो सकता है 2-4 चौके छक्के मारें शुरू में, लेकिन जल्दी विकेट दे देंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि आप पूरे 20 ओवर मारते जाएं और विकेट भी ना मिले, इस तरह नहीं होगा। और जिस तरीके से वो खेलते हैं, उनकी बैटिंग स्टाइल आप देखें ना, वो फुटवर्क करके आराम से, जैसे कोई स्लोअर बॉलर है। पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल हो जाएगा। आप नसीम शाह को देखें, अच्छा स्विंग करता है, उसकी बॉल को आप पता, वो वैरायटी भी फेंकता है। और फिर बड़ा इंप्रूव किया है, बहुत इंप्रूव किया। और शाहीन शाह को तो खेलना इंग्लैंड के लिए बहुत ट्रबलिंग। अगर शाहीन अफरीदी फॉर्म में हुए और रिदम में हुए तो फिर मजा आएगा। रिदम में है, उन्होंने लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिदम शो किया है, बड़ा अच्छा उनका ग्रिप आ रहा है। और जितने मैच वो आगे खेलते जा रहे हैं, वो अपने पेस में वापस आ रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, हमारे पास टाइम कम है। आप क्या समझते हैं, ओपनिंग यही होनी चाहिए या हारिस को आगे लाना चाहिए? अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो हारिस को लाना होगा, क्योंकि बड़ा टोटल देना है हमने। ठीक है। और बाबर और रिजवान का वो स्टाइल ही नहीं है बड़ा टोटल वाला। ठीक है। वो 160-70 वाला स्टाइल है। इंग्लैंड ने जिस तरह कल बैटिंग की है, हमें तो अब लगता है 180 प्लस करना चाहिए। 180 से कम नहीं चलेगा। 180 से कम, अगर इंग्लैंड को दबाव में डालना है अगर। ठीक है। अदरवाइज आपने देखा कि इंडिया के खिलाफ वो दबाव में नहीं थे। उनकी मतलब एक चीज से पता चलता है, उनका दिमागी तौर पर मजबूत है वो लोग। हाँ। तो फिर अगर आपने उनको दबाव में लाना है, तो पहले अगर आपकी बारी आ गई है, ठीक है, तो आपने 180 करना है। 170 प्लस सिक्योर है, लेकिन उनको दबाव में लाने के लिए 180 प्लस करना है। ठीक है, उसके लिए हारिस को पहले भेजना। ओके, हो गया जी। तो 2-3 पॉइंट्स थे, आज हमने उस पर बात की, लेकिन 180 का ये मैं दोबारा आपको बताता चलूँ, उसका मकसद ये है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर पाकिस्तान बाद में खेलता है, हाँ, तो उसके लिए मुझे लगता है कि फिर हारिस को ओपन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इंग्लैंड ने हमें बहुत मार दार कर दी, इंग्लैंड ने 170-80 पे चले गए, कर लिया, 200 कर लिया, 190 कर लिया, तो फिर हमें हारिस को भेजना चाहिए बाद में। अदरवाइज अगर इंग्लैंड पहले खेलता है और 160-70 स्कोर है, तो फिर तो नॉर्मल पाकिस्तान को क्रिकेट खेलनी चाहिए। ओके जी, थैंक यू। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हम मज़ीद कुछ नहीं कह सकेंगे। टाइम गपशप तो क्रिकेट पे जितनी भी लग सकती है, लेकिन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।